नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मास्टर वेबर यूट्यूब चैनल के ऊपर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन किसे कहा जाता है। अगर किसी सब्सटेंस में कुछ चेंज आ रहा है तो वो एक केमिकल रिएक्शन है या नहीं, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने देखा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखा जाता है और उस केमिकल इक्वेशन को लिखने के बाद उसे बैलेंस कैसे करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आइए देखते हैं हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब Fe H2O के साथ रिएक्ट करता है तो हमें Fe3O4 मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है H2। ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट साइड में एक Fe है और प्रोडक्ट साइड के अंदर 3 Fe है। इसका मतलब कि ये Fe के जो एटम है वो बैलेंस नहीं है। इसका मतलब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं। तो रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट साइड में 2 हाइड्रोजन है। ये चीज़ यहाँ पर बैलेंस्ड है। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन कितने हैं। तो रिएक्टेंट साइड में 1 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड में 4 ऑक्सीजन है। तो चलिए इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले तो रिएक्टेंट साइड में हमारे पास 1 Fe है और प्रोडक्ट साइड में 3 Fe है। तो हमें रिएक्टेंट साइड में भी कितने Fe चाहिए। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें रिएक्टेंट साइड में भी 3 Fe चाहिए, तो इसलिए मैं Fe को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब हमारे पास रिएक्टेंट साइड में भी 3 Fe है और प्रोडक्ट साइड में भी 3 Fe है। क्लियर है। हमेशा जब भी आप किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करें और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उन्हें पहले बैलेंस करें। इससे आपका काम आसान हो जाएगा। अब आइए जान लेते हैं कि हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, तो हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब हमें सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। जब भी आप किसी दूसरे एलिमेंट को बैलेंस कर लें तो उसके बाद देखें कि सबसे ज्यादा नंबर किस एलिमेंट का है, फिर उससे बैलेंस करें। तो यहां पर आप देखोगे कि ऑक्सीजन के 4 एटम हमें प्रोडक्ट में मिल रहे हैं, जबकि रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का 1 ही एटम है। तो रिएक्टेंट साइड में भी हमें ऑक्सीजन के कितने एटम चाहिए, तब ये इक्वेशन जाकर बैलेंस होगी। तो रिएक्टेंट साइड में भी हमें ऑक्सीजन के 4 एटम चाहिए। अब रिएक्टेंट साइड में भी ऑक्सीजन के 4 एटम हो गए, प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन के 4 एटम हो गए। तो यहां पर हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है। तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में भी 4 हो गए, प्रोडक्ट साइड में भी 4 हो गए। अब जब हमने इस 4 को यहां पर मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन की संख्या चेंज हो गई। अब रिएक्टेंट साइड में हमारे पास 8 हाइड्रोजन आ गए और प्रोडक्ट साइड में हमारे पास 2 ही हाइड्रोजन है। और हमें पूरी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड में भी कितने हाइड्रोजन चाहिए, 8 हाइड्रोजन चाहिए। तो 8 हाइड्रोजन के लिए मैं यहां से किस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 8 हाइड्रोजन एटम्स। तो अब रिएक्टेंट साइड में भी 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में भी 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो यहां पर ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब C6H12O6, ये जो C6H12O6 है ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। जब ये O2 के साथ रिएक्ट करता है तो हमें CO2 और H2O मिलता है। क्लियर है। यहां पर एक बात ध्यान रखना, यहां पर जो C6H12O6 जो ये ग्लूकोज है ये एक्वस फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ये एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म उसे कहते हैं जिसमें सॉल्वेंट जो है वो वाटर होता है। अगर आपको नहीं पता कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या अंतर होता है तो मैं आपको एकदम देसी भाषा में समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पानी के अंदर शक्कर घोलते हो तो पानी जो है वो सॉल्वेंट है और शक्कर जो है वो सॉल्यूट है। यहां पर ग्लूकोज के अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो पानी होता है, इसलिए इसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। जब C6H12O6 O2 के साथ रिएक्ट करता है तो हमें CO2 मिलता है और H2O मिलता है। अब पहले देख लेते हैं कि एलिमेंट क्या क्या। यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो चलिए देख लेते हैं कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। तो रिएक्टेंट साइड में आपको 6 कार्बन मिलेंगे और प्रोडक्ट साइड में 1 ही कार्बन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टेंट साइड में 12 है और प्रोडक्ट साइड में 2 ही है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 8 है। ध्यान देना, यहां पर 6 ऑक्सीजन है
इस जगह पर 6 ऑक्सीजन है और इस जगह पर 2 ऑक्सीजन है। टोटल ऑक्सीजन की संख्या 8 है और यहां पर टोटल ऑक्सीजन की संख्या 2 प्लस 1 3 है। यहां पे आपको ये बात ध्यान देनी है, यहां पे सिर्फ 6 ऑक्सीजन नहीं है, यहां पर रिएक्टेंट साइड में 8 ऑक्सीजन है, क्योंकि ये वाले 2 ऑक्सीजन भी आपको काउंट करने हैं, इनको छोड़ना नहीं है। तो चलिए इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। हमें कार्बन को सबसे पहले बैलेंस करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। रिएक्टेंट साइड में 6 कार्बन है, प्रोडक्ट साइड में 1 है, तो 6 करने के लिए मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अब रिएक्टेंट साइड में भी कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए, और प्रोडक्ट साइड में भी कितने कार्बन हो गए, प्रोडक्ट साइड में भी 6 कार्बन हो गए। तो चलिए अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन की संख्या रिएक्टेंट साइड में 12 है और प्रोडक्ट साइड में 2 है। तो प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए, इक्वेशन बैलेंस हो इसलिए। तो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन की संख्या 12 करने के लिए मैं यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन के एक H2O के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो 6 में कितने होंगे, 12 हाइड्रोजन्स। तो अब रिएक्टेंट साइड में भी हमारे पास कितने हाइड्रोजन आ गए, 12, और प्रोडक्ट साइड में भी कितने हाइड्रोजन आ गए, 12। तो हमने अभी तक कार्बन को बैलेंस कर लिया है और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया है। तो चलिए अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। अब ये प्रोडक्ट साइड में 6 CO2 के मॉलिक्यूल में 12 ऑक्सीजन है और 6 H2O के मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन है। टोटल यहां पर प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 18। टोटल कितनी संख्या हो गई, 18। 18 कहां से आया, 12 तो आया 6 CO2 के मॉलिक्यूल में और 6 आया 6 H2O के मॉलिक्यूल में। यहाँ पे जो O2 है ना, तो एक O2 के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम होंगे, तो 6 O2 के मॉलिक्यूल में 12 ऑक्सीजन के एटम होंगे। 12 और 6 यहाँ पर कितने हो गए, 18। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमारे रिएक्टेंट साइड में भी 18 ऑक्सीजन होने चाहिए, 18 ऑक्सीजन होने चाहिए। 6 + 2 8 ऑक्सीजन तो हमारे पास यहां पर है। अगर मैं यहां पर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं यहां पर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर कितने ऑक्सीजन के एटम हो जाएंगे, 18। टोटल रिएक्टेंट साइड में 18 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे 18, 6 O2 में कितने होंगे, 12 ऑक्सीजन एटम, और यहां पर C6H12O6 में 6 ऑक्सीजन एटम है, तो 12 + 6 कितने हो गए, 18। तो अब हमारी रिएक्टेंट साइड में भी 18 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड में भी 18 ऑक्सीजन है। तो रिएक्टेंट साइड में भी हमारे पास कितने ऑक्सीजन एटम आ गए, 18, और प्रोडक्ट साइड में भी हमारे पास कितने ऑक्सीजन एटम्स आ गए, 18। अब हमारी जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, C6H12O6 + 6O2 gives 6 CO2 + 6 H2O। क्लियर है, ध्यान देना यहाँ पे C6H12O6 जो है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, वो एक्वस फॉर्म में है। और एक्वस फॉर्म किसे कहते हैं, जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। CuSO4 जो एक्वस फॉर्म में प्लस NaOH gives CuOH2 + Na2SO4। अब देख लेते हैं हमारे पास यहां पर एलिमेंट कौन कौन से हैं जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे पास कॉपर है, फिर सल्फर है, ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड में, फिर एक सोडियम का एटम है, फिर हाइड्रोजन है। और रिएक्टेंट साइड में कॉपर का एक एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी कॉपर का एक एटम है, यानी ये चीज बैलेंस्ड है। सल्फर का एक एटम है रिएक्टेंट साइड में, सल्फर का एक एटम है प्रोडक्ट साइड में, ये भी बैलेंस्ड है। अब रिएक्टेंट साइड में 5 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड में 6 ऑक्सीजन है, ये चीज बैलेंस नहीं है, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। इसी तरह से सोडियम का एक एटम है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में सोडियम के 2 एटम है, ये भी बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन का एक एटम है रिएक्टेंट साइड में और 2 एटम है प्रोडक्ट साइड में, ये भी बैलेंस नहीं है। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले तो कॉपर को तो हमें छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि कॉपर तो है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो कॉपर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में मैं 1 लिख देता हूं, दोनों साइड में एक एक एटम है। क्लियर है। अब सल्फर देख लेते हैं। सल्फर भी रिएक्टेंट साइड में एक है और प्रोडक्ट साइड में एक है, तो इसको भी मैं यहां पर 1 लिख देता हूं, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी बैलेंस है, तो इन्हें हमें छेड़ना नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं कि ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट साइड में
5 है और प्रोडक्ट साइड में 6 है। इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। रिएक्टेंट साइड में 5 कौन कौन से हैं? एक तो 4 तो यहां पर है और एक यहां पर है। अगर मैं यहां पर टोटल 5 एटम्स है और यहां पर ऑक्सीजन के 6 एटम है। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के 6 एटम कैसे आए? यहां पर OH2 है, यानी एक OH मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन होता है, और OH2 यानी 2 OH मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन होंगे। क्लियर है? अब देख लेते हैं कि इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए? 2 + 4। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के एटम हो गए 6 और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम है? वो ऑलरेडी 6 है। तो यहां पर हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में मैं लिख देता हूं 6 और 6। अब ध्यान से देखिए, जब हमने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो सोडियम एटम ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में हमारे पास 2 सोडियम एटम थे, और जब हमने यहां पे रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, तो यहां पर सोडियम एटम भी कितने हो गए? 2। तो इसलिए अब हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। तो सोडियम एटम के आगे भी हम लिख देंगे 2 2। अब सबसे लास्ट में बचता है हाइड्रोजन एटम। तो रिएक्टेंट साइड में हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है और प्रोडक्ट साइड में भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। तो ये काम हमारा बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। ये रिएक्शन टोटली बैलेंस हो गई। सिर्फ हमें यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में NaOH के आगे 2 से मल्टीप्लाई करना था और केवल इसी से हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो अब बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी? CuSO4 + 2NaOH gives CuOH2 + Na2SO4। ओके, तो काफी इजी क्वेश्चन था ये। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Na + H2O gives NaOH + H2। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन से। एक तो सोडियम एटम है, इसके बाद एक हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। टोटल रिएक्टेंट साइड में एक सोडियम एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। प्रोडक्ट साइड के अंदर एक सोडियम एटम है, 3 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। क्लियर है? सोडियम एटम को हमें बैलेंस करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सोडियम एटम ऑलरेडी बैलेंस है 1 1। तो अब हम सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन भी 1 1 टोटली बैलेंस्ड है। अब हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 3 3 कहां से आए? एक तो ये हाइड्रोजन NaOH के अंदर है और 2 हाइड्रोजन यहां पर है। टोटल हाइड्रोजन हो गए 3। 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा कि अब हमारे पास रिएक्टेंट साइड में 4 हाइड्रोजन आ चुके हैं और प्रोडक्ट साइड में 3 है। अभी भी ये चीज बैलेंस नहीं हुई। इसके लिए मुझे यहां पर NaOH के आगे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं NaOH के आगे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो अब ध्यान से देखो, 2 से मल्टीप्लाई करने पर अब यहां पर 2 हाइड्रोजन NaOH के अंदर है और 2 हाइड्रोजन H2 के अंदर है। टोटल हाइड्रोजन की जो संख्या है प्रोडक्ट साइड में वो हो गई 4 और रिएक्टेंट साइड में भी हाइड्रोजन की संख्या हो गई 4। तो यहां पर हाइड्रोजन जो है वो हमारा बैलेंस हो चुका है। अब जब मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो सोडियम की संख्या बढ़ गई। सोडियम की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 2। और रिएक्टेंट साइड में सोडियम कितना है? 1। तो बैलेंस करने के लिए मुझे यहां पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब रिएक्टेंट साइड में सोडियम की एटम्स कितने हैं? 2। और प्रोडक्ट साइड में भी सोडियम के एटम्स कितने हैं? 2। तो अब सबसे लास्ट में क्या बच जाता है? ऑक्सीजन। अब ध्यान से देखो, जब मैंने इस 2 को यहां पर मल्टीप्लाई किया तो 2 को मल्टीप्लाई करने से अब प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 2। और रिएक्टेंट साइड में भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2। ध्यान से देखो, ये 2 इस O से मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है यहाँ पर? 2। इसका मतलब हमारा ऑक्सीजन भी पूरी केमिकल इक्वेशन के अंदर बैलेंस्ड है। तो अब हमें रिएक्टेंट साइड में भी ऑक्सीजन की हमारे पास संख्या कितनी है? 2। और प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2। अब हमारी नई इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2Na + 2H2O gives 2NaOH + H2। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन किस किस टाइप की होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।